विनोद जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। और आज बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है, क्योंकि हम लोग भी एक इसी समस्या से गुजर रहे थे। शुरुआत में जब अभिभावकों की कंप्लेंट्स आई कि हम पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है, तो हम लोग कुछ ढंग का सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे। और उस समय हम लोगों ने एक स्कूलों से निवेदन किया कि ये कोविड महामारी है और इस क्राइसिस में स्कूल जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ना देखें, बल्कि इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और फीस को 3 महीनों के लिए माफ करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों ने मेरी इस जो अपील थी इस पर गौर भी किया और कई स्कूलों ने फीस को माफ भी किया, मगर वहीं कई प्राइवेट स्कूल जो है वो लगातार अभिभावकों पर फीस देने का प्रेशर जो है वो बनाते रहे हैं और आज भी बना रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी कि जो SCPCR है इसने इस कोविड महामारी के दौरान कई अलग से कार्य किए हैं और खुद स्वयं हम सदस्यों ने फील्ड में उतरकर अपने लेवल पे जितना हो सकता था, संभव हो सकता था, इस महामारी के दौरान पूरा कार्य किया है। इसमें चाहे बच्चों के पोषण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, हर लेवल पे हम लोगों ने काम किया है। और विनोद जी, आप ने जो लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर में जो पोषण अभियान में आप SCPCR के साथ में शामिल रहे हैं ऑक्सफेम इंडिया की तरफ से, वास्तव में सराहनीय है। और आप ही के साथ मिलकर हम लोगों ने पोषण अभियान चलाया था और जिससे लगभग हम लोगों ने 1-1.5 महीने का राशन जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया था। इसी तरह हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि हमारी बच्चियां जो थी वो कस्तूरबा में रह रही थी और उनको ये जो बेसिक मटेरियल था वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था कोविड महामारी के दौरान, तो हम लोगों ने सेव द चिल्ड्रन के साथ में मिलकर वहां पर भी एक अभियान चलाकर लगभग 4 से 5 हजार सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया। इसी तरह शिक्षा के मामले में अगर हम आपसे बात करें तो जहां पर जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था या जहां पर शिक्षा की दिक्कत आ रही थी, तो वहां पर हम लोगों ने एकल विद्यालय जो है ग्रामीण स्तर पर जो चल रहे हैं उन पर उनका सहयोग लिया और कोशिश की कि बच्चे जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उस नेटवर्क से जुड़े और अपनी जो शिक्षा जो उनकी रुकी हुई है इस समय, तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा जो है वो वहां पर जाकर अपना पढ़ाई करें और उनको कुछ छोटे मोटे इंटरेस्ट के चीजें दी जाए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और ये देखा गया कि वास्तव में ये बहुत कारगर भी रहा। इसी लेकिन जो आप ये जो सब्जेक्ट है प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस माफी वाला, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जब हम लोगों ने शुरुआत में अभिभावकों द्वारा ये एप्लीकेशन आई हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया और हम लोगों ने अपील की। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। इसमें टीचर्स ने भी अपना एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, हम देखिए इतनी मेहनत करते हैं, अभिभावकों को फीस देना चाहिए, इस तरह की मुहिम जो है वो टीचर्स की तरफ से भी आई। हालांकि चूंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनके सामने भी जीवन यापन की समस्या रहती है, साथ में और कर्मचारी स्टाफ भी स्कूल से जुड़ा रहता है, तो हम लोगों को वास्तव में ये लगा कि अगर अभिभावक फीस नहीं देंगे तो ये जो टीचर्स है या जो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इतनी मेहनत हो रही है, या जो स्टाफ जो कर्मचारी जुड़ा हुआ है, कैसे इनका परिवार सर्वाइव करेगा। तो हम लोगों ने केवल अपील करके इस चीज को उनके माध्यम से छोड़ दिया कि एक मानवीय दृष्टिकोण अभिभावक भी अपनाएंगे और एक मानवीय दृष्टिकोण जो है वो स्कूल भी अपनाएगा, क्योंकि ये क्राइसिस का वक्त है। मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब जब अध्यापकों की सैलरी जो है वो कई स्कूल नहीं दे रहे हैं या जो दे भी रहे हैं वो मिनिमम दे रहे हैं, तो अब एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आकर खड़ी हुई है कि पूरी तरह से सारा झुकाव जो है वो अभिभावक पक्ष में चला गया है और जो फीस देने और ना देने की जो बात है वो सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो फीस हम लोगों को नहीं देनी चाहिए। मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरा भी मानना यही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस और जो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, उससे छोटा जो बच्चा है, मेरा एक बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है और मुझे लगता है उसको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक बच्चा मेरा 5th में है, उसको समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे होमवर्क को मैनेज करना है। बट क्लास 2 का बच्चा जो है उसको सामने कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं खुद उस चीज को महसूस कर रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पर सक्सेसफुल हैं और कहाँ पर नहीं सक्सेसफुल हैं। तो जहां पर
सरकार है, सरकार भी ऐसे चीजों का बहुत अच्छे से संज्ञान ले रही है। जहाँ भी अभिभावकों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमें अनर्थक दबाव डाला जा रहा है, ऐसे में हम लोग पूरी तरह से संज्ञान लेकर स्कूलों पे कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको राहत देने का कार्य कर रहे हैं। मगर ये तभी संभव हो पा रहा है कि जब कंप्लेंट्स हम लोगों के पास आ पा रही हैं। अभी हम लोग एक पूरा एक मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाए हैं कि कैसे अभिभावकों को इस प्रेशर से निजात दिलाई जाए और कैसे उनको इस चीज से बाहर निकाला जाए। क्योंकि कई स्कूल जो हैं वो बहुत स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी दो तरह के हैं। एक तो बहुत सक्षम स्कूल हैं और एक बेसिक कैटेगरी के स्कूल हैं, जहां पर कई स्कूलों में मैंने देखा है कि छोटे से स्कूल हैं मगर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस उनकी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या करना चाहिए, और कोई अभी ठोस चीजें हम लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं कि कैसे मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए और कैसे इस पर एक राहत दी जाए अभिभावकों को। देखिए, स्कूल जो होता है कि एक विद्या का वो मंदिर है जहाँ पर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी व्यवहारिक ज्ञान भी सीखता है। बड़ों के साथ आदर की बात हो गई, चाहे बैठने उठने, औरों के साथ तालमेल की बात हो गई। मगर अब ये देखने में आ रहा है कि स्कूल का मैनेजमेंट खुद जो अभिभावक है उनसे तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, या जो इस क्राइसिस के समय तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, उस पर क्या एक्शन किया जाए। तो जो आप लोगों के विचार आए हैं, कुछ लोगों के विचार मुझे काफी अच्छे लगे, मैंने उनको नोट भी किया है। और अभी इस मीटिंग के बाद में मुझे लगता है कि विनोद जी से मैं इस पर एक कंक्लूजन जो रहेगा वो भी जो आएगा मेरे सामने, उसको मैं सरकार से भी साझा करूंगी। और अब जो इस प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसको संज्ञान में लेकर जहां पर जो भी सरकार से आगे पक्ष अपने रखने की बात है वो रखूंगी। और कुछ अगर अच्छा सा कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो पाए जिसको हम लोग इजीली इस समय सरकार को रखें और वो एक्सेप्ट हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जो मीटिंग हो रही है आज वर्चुअल, ये हम लोगों की कारगर हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है जिस पर हम लोग खुद अभी ओहो की स्थिति में हैं, और मुझे लगता है कि मैं लास्ट तक इसको ज्वाइन करूंगी और सुनूंगी। कुछ बहुत अच्छे बातें जो है वो सामने आ रही हैं, कुछ मेरे दिमाग में भी उससे पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको मैं आगे रखूंगी। आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। अभी कुछ पॉइंट्स को जो मैंने नोट कर रखा था उसको मैं एक बार सबके सामने बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग फील्ड से जो कुछ सुझाव अगर किसी साथियों के हैं, ऑलरेडी चैट बॉक्स में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, तो वो हम लोग सुझाव ले लेते हैं सारे साथियों के द्वारा। अभी तक जो पॉइंट डिस्कशन में आया है, सबसे पहली बात, अहम बात ये निकल करके आई है कि वर्तमान में जो फी रेगुलेटरी एक्ट है उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कदम उठाना चाहिए, और दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए। इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाने चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो कोविड के ड्यूरेशन में फी कलेक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से पेरेंट्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के एससीपीसीआर का एक अपना स्टैंड होना चाहिए। और एनसीपीसीआर ने जिस तरीके के गाइडलाइन निर्धारित किए हैं, जारी किए हैं, उसी तर्ज पे एससीपीसीआर के द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव है। और नेक्स्ट एक और सुझाव आया था कि अभी तक तो जो सेक्शन 18 और 19 आरटी एक्ट में कहा गया था कि स्कूलों की मैपिंग होनी चाहिए और उनको आरटी कंप्लायंट बनाने के लिए उनके द्वारा प्रपत्र जमा कराया जाना चाहिए और बीएसए उसको अप्रूवल देगा। तो स्कूलों की मैपिंग ही नहीं हुई है कि सरकार में कितने प्राइवेट स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो उसकी हम लोग कैसे रेगुलेशन की बात कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग होना चाहिए जिसको एससीपीसीआर रिकमेंडेशन के तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकता है। अब थोड़ा अगर हम लोग फ्लोर ओपन करें मित्ररंजन जी, तो जो फील्ड के साथी है उनसे कुछ सुझाव ले ले। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? खालिद जी, हाँ खालिद जी, मैं एक सूचना देना चाहूंगी
कि हम लोगों के पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, अगर उनमें ट्यूशन फीस के अलावा लैब चार्जेस हैं या स्विमिंग पूल की फीस है, ये सब अगर, या ट्रांसपोर्ट की फीस है, अगर इस तरह की चीजों के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो हम लोग इन सब चीजों का संज्ञान अभी भी ले रहे हैं। हम लोग केवल अभी ट्यूशन फीस पे जो है कि ट्यूशन फीस अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि लेना है कि नहीं लेना है, वो सरकार से अभी बात चल रही है। बट और जो चीजें हैं जैसे लैब चार्ज, जैसे मैंने बताया है, ये सब अभी नहीं देनी है। और अगर कोई स्कूल दबाव बनाता है और किसी भी कारण से बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बंद कर रहा है, इसका दबाव बनाते हुए फीस का, तो ऐसे मामलों का हम लोग सख्ती से संज्ञान ले रहे हैं। कहीं पे कोई भी किसी को अगर दिक्कत है तो वो चाइल्ड कमीशन में कांटेक्ट कर सकता है और हम लोग पूरी तरह से साथ में हैं। और जो आपसे जो भी विचार आएंगे, मुझे लगता है कि काफी अच्छा ये डिस्कशन रहा। हम लोगों की कुछ पॉइंट जो हम लोगों के खुद के भी डाउट थे वो क्लियर हुए हैं और हम लोग एक अच्छा रणनीति बना पाएंगे आगे के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, जैसा हमारी जानकारी है, लखनऊ के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, सभी स्कूल्स अपनी 100% फीस ले रहे हैं। और उसमें से कुछ स्कूल्स हैं जिनका अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुआ था, उसमें 3-4 ही स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने 20% की माफ किया है, 80% वो भी ले रहे हैं। तो बट ज्यादातर स्कूल जो हैं, चाहे वो स्टडी हॉल हो, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो अभी खाली जी हम लोगों के पास जी, हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मतलब मुझे लगता है या तो चाइल्ड कमीशन के पास कंप्लेंट आनी चाहिए ताकि हम लोग इन सब चीजों का संज्ञान ले सके। बहुत सारा कंप्लेंट हमारे पास भी आया है, तो हम जितनी भी है कंप्लेंट आपके वहाँ भी कोशिश करेंगे कि जितने भी अभिभावक हैं, जिनके पास मैसेजेस आए हैं, जिनके पास नोटिस आ रहे हैं, आपको भी रायबरेली, बाराबंकी, इनकी कंप्लेंट आई है तो हम लोगों ने इनका संज्ञान लिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आप